ऑफसेट भी बता चुका हूँ, मैंने आपको बोला था ऑफसेट कैसे पहचाना जाता है एग्जाम में, नीट में कैसे पहचाने जाते हैं, 2 वर्ड से। ये लिखे क्या इन्होंने, ये वर्ड्स लिखे ही नहीं। अभी इसमें इतना सारा एक्स्ट्रा भर भर के दिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो लिखे ही नहीं। 2 वर्ड्स होते हैं, रॉशेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। रॉशेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स, है ना। टफ्ट मींस देखो यहाँ पे देखो क्लस्टर में ऐसे रूट्स होते हैं, एंड रॉशेट मींस ऐसे, वो भी क्लस्टर ही एक तरह का। तो जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ देखो, दिस इज रॉशेट ऑफ लीव्स, और ये नीचे देख रहे हो आप क्लस्टर, ये इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स। टफ्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ऑफसेट के बारे में इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बेस्ट एग्जांपल जो दिया है वो है इकॉर्निया एंड पिस्टिया। इकॉर्निया में आपको पहले ही बता चुका, इसके 2 नाम है ना। वाटर हायासिंथ आपको पता होना चाहिए, इकॉर्निया आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, मैंने आपको बोला था टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज ये एक्सोटिक वीड है, एक्सोटिक प्लांट है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स क्या बोल सकते हैं, काफी कॉन्स्पिक्यूअस है, काफी अट्रैक्टिव था, बट पता नहीं था कि इतना जबरदस्त ग्रो करेगा। इसको थोड़ा सा ग्रो किया, इतना फास्ट ग्रो करेगा ना, ये इतना फास्ट, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा जगह, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल करके भी नाम दिया गया, ठीक है। ये ऑफसेट हो गया। ओके, नेक्स्ट एरियल मॉडिफिकेशन। अब ये एरियल मॉडिफिकेशन है। एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है भाई, एक थॉर्न, एक फाइलोक्लेड नहीं दिया था उसमें, क्लेडोड, क्लेडोफिल, ये सब इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया था एनसीईआरटी में बट इंपॉर्टेंट है। बट सिर्फ नाम ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तो पूरा अंदर हिस्ट्री डाल दिया उनका पूरा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई नहीं पढ़ पाएगा उतना अच्छे से। थॉर्न मतलब भाई, अब एरियल मॉडिफिकेशन की एक खासियत हमेशा आप याद रखो, एरियल मॉडिफिकेशन में ये है कि इसमें जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं। जो एक्सिलरी बर्ड है, अभी स्टेम के अंदर आपको पता है कि एक्सिलरी बर्ड होते हैं। एक्सिलरी बर्ड कहाँ होते हैं, अभी ये नोड है, नोड से ये लीफ अराइज हुई, ये नोड है, तो नोड और ये पिटियोल है, पिटियोल और ये स्टेम, इसके बीच में जो जगह होती है वहां पर, उस जगह को क्या बोलते हैं हम, एक्सिल, दैट इज नोन एज एक्सिल। वहां पे जो बर्ड ग्रो करता है दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। वहां पे जो बर्ड ग्रो करता है दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। तो अगर एक्सिलरी बर्ड जो है वो अगर पॉइंटेड हो जाएगा, कांटे जैसा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं थॉर्न, दैट इज नोन एज थॉर्न, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अपाइकल और एक्सिलरी बर्ड, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। थॉर्न इज हार्ड पॉइंटेड एंड मोस्टली स्ट्रेट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट बोगनविलिया, नहीं पढ़ना है वो भी, where it is curved and useful for climbing, no need, it provides protection obviously। मैंने आपको पहले ही बताया थॉर्न का काम क्या है, क्यों प्लांट थॉर्न बनाता है अपने अंदर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना। ब्राउजिंग एनिमल्स वो जो इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे दिन, ग्रेजिंग एनिमल भी बोल सकते हैं आप, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको वो खाए नहीं, इसीलिए वो अपने अंदर थॉर्न बना लेते हैं। तो याद रखना थॉर्न का काम यही होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स एंड आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन एज वेल। हाँ, ये भी रीजन है, ट्रांसपिरेशन। इसीलिए आप देखोगे कि डेजर्ट के अंदर ही तो ज्यादातर कांटे होते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर पानी नहीं होता है ना, वहां पर, है ना, वहां पानी नहीं होता है, और पानी नहीं है इसलिए प्लांट अपने अंदर क्या बना लेता है, थॉर्न। लीव्स जो होते हैं वहां पर मॉडिफाई हो जाती है इनटू थॉर्न्स, वहां पे लीफ मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पर स्टेम मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो, सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना अगर थॉर्न बन गए। अब आप सोचो लीफ तो इतनी बड़ी होती है, लीफ तो इतनी बड़ी होती है या जो भी है, बट अगर थॉर्न बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो। ट्रांसपिरेशन सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, पानी निकलना बाहर, है ना, तो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए भी होता है। बाकी से पढ़ने की जरूरत नहीं, अपाइकल बर्ड डेवलप्स इनटू थॉर्न इन कैरीज वेयर एक्सिलरी बॉडी, है तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना याद भी नहीं रहेगा, नो नीड अगेन आपको इतना। कुछ कुछ पॉइंट जो आपको लगे वो लिख के आ जाओ बस। एग्जाम्पल क्या लिखोगे थॉर्न के अंदर, एग्जाम्पल सिर्फ बोगनवेलिया लिख लेना बस, सिट्रस एंड बोगनवेलिया दोनों लिख सकते हो। फाइलोक्लेड, ये तो मैंने आपको तभी भी बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोक्लेड, है ना, फाइलोक्लेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है, स्टेम जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लीफ जैसा हो जाता है। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्टेम जो है वो लीफ लाइक हो जाता है। तो वो लिखा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज नोन एज फाइलोक्लेड, ये पूरा डेफिनेशन याद करना है एज इट इज, ठीक है।
ये तो एनसीईआरटी में भी लिख लेना इसको। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज नोन एज फाइलोक्लेड, है ना। बीइंग स्टेम इट पोजेस नोड एंड इंटरनोड। ऑब्वियसली अगर स्टेम है तो उसके पास नोड और इंटरनोड तो होने ही वाले, ठीक है। ओके, इसका काम भी आपको लिखना है क्यों ऐसा हुआ कि स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो गया इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो अपने अंदर क्या स्टोर करता है, म्यूसिलेज फॉर रिटेनिंग वाटर, है ना। क्या होता है कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो ये लीफ जो बनती है इनके अंदर, स्टेम जो वो कैसा बन जाता है, लीफ जैसा। और ये लीफ कैसी होती है ना, बहुत ज्यादा फ्लैशी और थिक होती है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो स्पंज जैसी होती है। क्यों? अब आप सोचो स्पंज को अगर आप पानी या उसके आजू बाजू पानी के आसपास रखोगे तो वो सारा पानी सक कर लेगा ना, वैसे यहाँ पर भी यही काम है। इसकी जो लीफ होती है ना, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि स्पॉन्ज जैसा होता है। क्यों? ये डेजर्ट में होता होगा, ये भी डेजर्ट का ही मॉडिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट जो होता है वहां पर पानी की कमी होती है। तो अगर प्लांट इस तरह का मॉडिफिकेशन कर ले, तो अगर उसको थोड़ा भी पानी मिला तो वो क्या करेगा, उस पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ऐसे मॉडिफिकेशन की वजह से। ऊपर से इसके अंदर क्या होता है ना कि वो जो अभी देखो स्पॉन्ज तो नॉर्मल होता है, वो तो पानी सिर्फ खींच लेता है, ठीक है, अपने अंदर। पर अगर आप उसको वापस स्क्वीज करोगे ना, तो सारा पानी बाहर भी निकल जाएगा। पर इनका अलग ही कंसेप्ट है, इनके अंदर अंदर म्यूसिलेज होता है। वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम जो लीफ लाइक मॉडिफाई हुआ, उसके अंदर म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज मतलब मैं आपको क्या बताऊं, स्टिकी, जो आपके माउथ काफी आपके ओरल कैविटी में भी बहुत बार आता है, स्टिकी सिक्रीशंस, एकदम स्टिकी, उसको बोलते हैं म्यूसिलेज। तो वो उसके अंदर रहता है। तो अब आप सोचो अगर थिक म्यूसिलेज, थिक स्टिकी अगर अंदर रहेगा, तो वो पानी को होल्ड करके रखेगा ना, पानी को बाहर जाने नहीं देगा, कितनी भी सनलाइट आ जाए। तो वही है इसका काम। देखो लिखा है इट इज थिक फ्लैशी एंड सक्यूलेंट। सक्यूलेंट मतलब वही गुद्देदार, जैसे स्पॉन्ज होता है। कंटेन्स म्यूसिलेज। एक मिनट है, कुणाल या निखिल, आप बोल रहे हो कि वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम में मुझे कोई नहीं दिखा रहा है। सर वो धानी करके कोई वेटिंग रूम में नहीं है? हाँ समझ में आया, आप धानी है स्टूडेंट, बट नहीं है यहाँ पर, नहीं शो कर रहे हैं। नहीं है, अच्छा। वो अमूल सर को फ़ोन किया उसने कि वो एंटर नहीं हो पा रही इसलिए। नहीं, बट नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पर। अगर शो कर रहे होते तो मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, बट नहीं है। हाँ, निखिल यहाँ पे नहीं शो कर रहे। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था, ये फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड इतना आपको कोई पूछने वाला नहीं वैसे, बट तो भी इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लेड पूछते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है कि पूछते फाइलोक्लेड होता क्या है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सिंपली फाइलोक्लेड, ठीक है। वही लिखा देखो, इट इज थिक फ्लैशी एंड सक्यूलेंट, कंटेन्स म्यूसिलेज फॉर रिटेनिंग वाटर। रिटेनिंग, पानी अंदर तो आ गया बट उसको रिटेन करना भी जरूरी है, तो रिटेनिंग वाटर। एग्जांपल याद करने हैं, ओपुंशिया सिलेंड्रिकल होता है, ओपुंशिया, अरे ये क्या लिखा है यार, ओपुंशिया और यूफोर्बिया दो एग्जांपल होते हैं इसके। पता नहीं कौन से एग्जांपल लिखे, नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ एक ही एग्जांपल याद करना है इसमें से, ओपुंशिया, ओपुंशिया। और अगर चाहिए तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, या एनसीईआरटी में ही लिखा है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में ही लिखा होगा, या फिर मैंने आपको कहीं ना कहीं से पढ़ाया जरूर है, पर मैंने पढ़ाया है। ये क्या एग्जांपल आप याद रख सकते हो, यूफोर्बिया, ठीक है, ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया, ये दो एग्जांपल है। तो ये दो एग्जांपल आप याद कर सकते हो। हाँ, क्लेडोड, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लेडोड में क्या होता है ना, यहाँ पर जो लीफ, ये देखो यहाँ पर ये क्लेडोड है, द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ, यहाँ पर ब्रांचेस जो होते हैं वो लीफ लाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। ज्यादा बड़े होंगे तो इतनी बड़ी लीफ तो होती नहीं है ना। तो जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, देखो लिखा ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ मतलब ज्यादा बड़े ब्रांचेस नहीं होते हैं। कितने होते हैं ब्रांचेस, वन इंटरनोड लॉन्ग। ऐसे ब्रांचेस जो सिर्फ वन इंटरनोड लॉन्ग है, एक ही इंटरनोड है उनके अंदर, ऐसा ब्रांचेस। एंड परफॉर्मिंग फोटोसिंथेटिक फंक्शंस आर कॉल्ड एज क्लेडोड, ये भी आया हुआ है। इनफैक्ट एग्जाम में पता है वो लोग इसी पे गेम खेलते हैं, क्लेडोड
फाइलोक्लेड, क्लेडोफिल और एक और है, एक और बताता हूँ मैं आपको, फाइलोड। ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें कौन सा है कौन सा नहीं। प्लीज आप में वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, चारों अलग अलग है और इनका अच्छे से डेफिनेशन समझ लेना। इन पे वो लोग बहुत बार टफ एमसीक्यू बन जाता है इस, ऐसा अगर एमसीक्यू आता है तो। चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, फाइलोड, ये देखो फाइलोड, इसके अलावा मैंने आपको कौन सा बताया था, हाँ क्लैडोड, क्लैडोफिल और फाइलोक्लेड। और स्टूडेंट कंफ्यूज एकदम से, ये क्या था, याद ही नहीं आ रहा है। ध्यान रखो कौन क्या है। फाइलोक्लेड क्या है, स्टेम्प मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लैडोड क्या है, ब्रांचेस, शॉर्ट ब्रांचेस, लिमिटेड ब्रांचेस जो सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग है, एक ऐसे ब्रांचेस जिसमें सिर्फ एक इंटरनोड है, वो ब्रांचेस अगर लीफ में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्लैडोड बोलते हैं। उसका एग्जांपल याद रखना है, एस्पेरगस। ठीक है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। क्लैडोफिल क्या होता है, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोर्न इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। जो एक्सिल होती है वहां पर एक्सिलरी बड होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सिल, एक्सिल में छोटे छोटे लीव्स होते हैं, एक्सिल में छोटे छोटे लीव्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लैडोफिल, दैट इज नोन एज क्लैडोफिल। So these are leaf-like structure born in the axil of the scaly leaf. It has floral buds and scale leaf in the middle. वो सब नहीं पढ़ना है, अगेन नहीं जरूरत। एग्जाम्पल भी इसका कभी मैंने सुना नहीं है, वर्ड रस्कस कभी नहीं आया अब तक, तो मैंने इतने एक्सपीरियंस में, तो ये भी जरूरत नहीं होता है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स born in the axil of the scale leaf, more than enough। तो क्लैडो, पहले तो मेन तो आप डिफरेंस स्पॉट करने आपको आना चाहिए, क्लैडोड क्या होता है, क्लैडोफिल क्या होता है, फाइलोक्लेड क्या होता है, प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये ऊपर का जितने भी फोटोज दिया नहीं जरूरत है, ऑलरेडी ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा है, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने लिख रखी है। ये सब कब काम आता था पता है, पहले एमएचसीटी एग्जाम होती थी, महाराष्ट्र की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होती थी, ठीक है, वहाँ ये उन स्टूडेंट को बेचारों की बैंड बज जाती थी, क्योंकि ये चैप्टर वहां पर महाराष्ट्र सीटी के अंदर एक्चुअली जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी वहां पर, जो मेडिकल कॉलेज के लिए होती थी, अभी तो बंद हो गई है, उसमें पूरा 11th और 12th आता था। अभी कभी बहुत चेंजेस हुए, पहले इन्होंने बोला था कि सिर्फ 12th आएगा, बहुत चेंजेस करते रहते हैं, फिर बोला है कि 11th और 12th दोनों आएगा, फिर कभी कभी बोलता है कि वापस सिर्फ 12th आएगा, फिर बोलते हैं 12th आएगा और 11th के थोड़े बहुत चैप्टर आएंगे। तो जब 11th और 12th दोनों आया था ना, उस समय स्टूडेंट की बराबर की बैंड बज गई थी। क्यों, क्योंकि जो बायोलॉजी आता था वो इन सारे एक एक वर्ड्स को पढ़ना होता था हमें, हर एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हम चांस नहीं ले सकते, तो यहाँ से कुछ भी आ जाता था, तो बैंड बच जाती थी। इतना खतरनाक, इतने सारे एग्जाम्पल्स, ये सब पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट अभी तो इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि नीट में जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप प्लीज मार्क कर लो बस। महाराष्ट्र से थोड़ी पूछेंगे, ऑब्वियसली नीट इज अ सेंट्रल बेस्ड एग्जाम, उनको क्या पता महाराष्ट्र की बुक्स में क्या है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट इज बल्बिल। देखो क्या है, इन प्लांट्स लाइक अगेव, डाइस्कोरिया, एक्सिलरी बड बिकम्स फ्लैशी एंड राउंडेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, कॉल्ड एज बल्बिल। ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न करना है। क्या होता है इनके अंदर, एक्सिलरी बड जो होता है, एक्सिलरी बड वो कैसा होता है, वो कैसा हो जाता है, फ्लैशी एंड राउंडेड हो जाता है, फ्लैशी और राउंड हो जाता है। ठीक है, फ्लैशी मींस खा सकते हैं मतलब उसको, ठीक है, फ्लैशी एंड राउंडेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, उसको बोलते हैं बल्बिल। व्हेन इट फॉल्स ऑफ, जैसे ही वो वहां से गिरता है, ऑब्वियसली एक्सिल में है तो गिरेगा ही, तो वापस नया प्लांट ग्रो हो सकता है। देयरफॉर बल्बिल आल्सो हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर एग्जांपल आप याद रखो तो डाइस्कोरिया याद रखना है, ठीक है, अगेन नहीं पढ़ोगे तो चलेगा अगेन। तो ये हो गया हमारे स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब आप ही देखो, मैंने आपको इतना ऊपर ऊपर से पढ़ाया तो भी कितना सारा हो गया है। तो पूरा एक एक लाइन पढ़ने जाओगे और पढ़ोगे भी, किसी ने चलो सोचा कि अरे नहीं नहीं मुझे तो सारा पढ़ना चाहिए, इतना सारा है, कुछ कुछ होता है ऐसे भी, लोग सोचते हैं नहीं कुछ आ गया तो, अगर वो सामने वाला जिसने पढ़ भी लिया उसको याद रहेगा क्या इतना सब कुछ, तो उतना ही पढ़ो जितना आप याद कर सकते हो। मेरी हमेशा एडवाइस रहती है स्टूडेंट को ये, आप उतना ही पढ़ो जितना आपसे याद हो सकता है, और जितना प्रिसाइजली पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा है, जितना स्मार्टली पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा है। एक मिनट।
हाँ, तो यही मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है, स्मार्टली पढ़ो, टीचर्स पे बिलीव करो। कुछ स्टूडेंट्स को टीचर पे बिलीव नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को टीचर पे बिलीव नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनको लगता है नहीं नहीं मुझे तो सारा पढ़ना चाहिए। नहीं ना, पढ़ भी लोगे अगर, चलो किसी ने पढ़ भी लिया पूरा, रिवाइज कर पाओगे उतना रिकलेक्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो यही सब रीजन होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। उनको टीचर पे विश्वास नहीं होता है, कुछ लोग पढ़ते ही बराबर नहीं है, कुछ लोग पढ़ के भूल जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो मैं आपको उसमें से एक रीजन बता रहा हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आपने मार्क किया है, अच्छे से लिखा है ना, मोर देन इनफ है। ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेम के बारे में। नेक्स्ट इज लीफ। रुको एक मिनट देखने दो, उन्होंने लीफ के बारे में क्या एक्स्ट्रा दिया है। दिया ही होगा ऑब्वियसली, पिनेट लीफ पर तो उसमें दिया पिनेट लीफ। कुछ ज्यादा खास एक्स्ट्रा नहीं है, अभी यहाँ से इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। ये सब तो एनसीईआरटी में भी है, हार्डली कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा रहेगी शायद। फ्रूट्स के बारे में तो वैसे भी जरूरत थी, फ्रूट्स तो एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने, फैमिली को इतना शॉर्ट करके दिया है इसमें। ठीक है, तो प्लीज मैं पढ़ाता जब भी हूँ ना, तो आप प्लीज अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लेके बैठो साथ में। अब चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायो हो, जो मैं इंपॉर्टेंटली ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ उसको मार्क करो, वरना वापस पढ़ना बहुत भारी पड़ जाएगा आप लोगों को इतना। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखो, क्योंकि फिर देखो अभी आज की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अभी नीट एग्जाम हो गई है और कुछ लोग ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर वो मुझे पूछते सर अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वही तो मैं चीजें उनको जब पहले बताता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं सुनते हैं। यही बात अगर वो लोग पहले सुन लेते अच्छे से तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। और मैं हमेशा जब भी अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा बताता हूँ आप ये चीज़ों फॉलो करो, ये करो तो ही होगा। ऑब्वियसली कुछ अगर आपको पाना है तो उसके लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, तो सही बात है। यहाँ पर आप चाहते हो कि आप सब कुछ कर पाओगे, आप चाहते हो कि आप 2 साल कॉलेज को अच्छे से एंजॉय भी करो और सिलेक्शन भी हो जाए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों में एकदम स्मार्ट होते हैं, ऐसे बहुत कम है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर आपको उसको सही सक्सेसफुल चाहिए, आपको उसके अंदर सक्सेस चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये 2 साल सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे ही, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। उसके बाद एंजॉय है ना, एक बार मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर कर दिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एंटर कर दिए, आप जो भी फील्ड में जा रहे हो, उसके बाद इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता है लाइफ में। ठीक है, तो प्लीज बिलीव करो टीचर्स पे, और मैं जो बोल रहा हूँ बुक लेके बैठो, उतना मार्क करो, ये फायदा रहेगा। ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको उसका पूरा फायदा उठाओ। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है सब चीज़ है, तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही जाने दोगे तो हो गया। ओके, लीव्स। ठीक है, लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस। रुको मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताता हूँ। आप सबको पता है लीव का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट, लीफ डेवलप्स फ्रॉम, लीफ प्राइमोडियम डेवलप्स फ्रॉम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वो लोग आपके साथ वापस गेम खेल लेते हैं। वो लोग अगर पूछ रहे लीफ इज बॉर्न ऑन, तो लीफ इज बॉर्न ऑन नोड। लीफ डेवलप्स फ्रॉम प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम मतलब लीव्स जो है उसके पहले हर वो चीज जो डेवलप होती है वो पहले कैसी होती है, छोटी होती है। जैसे इंसान भी अगर अगर आप किसी इंसान को अभी फिलहाल बड़ा देख रहे हो तो वो कभी ना कभी छोटा था। वैसे ये लीफ जो है वो मैच्योर चीज है, तो उसका जो इमेच्योर फॉर्म होता है उसका नाम लिखा है। तो लीफ एक्चुअली किससे डेवलप होती है, लीफ प्राइमोडियम से डेवलप होती है। मतलब लीफ का ही इमेच्योर फॉर्म इज लीफ प्राइमोडियम। तो ध्यान रखो, लीफ डेवलप किससे होती है, लीफ प्राइमोडियम से। लीफ बॉर्न कहाँ होती है, वो नोड पे होती है। ठीक है, तो लीफ इज अ डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन, सबको पता है ऊपर से और नीचे से फ्लैट है, लैटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम है। प्रोड्यूस्ड, वो भी वर्ड सही है, प्रोड्यूस एट नोडल रीजन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर, है ना। एक्सिल ऑफ द लीफ शोज एक्सिलरी बड, है ना। लीफ शोज लिमिटेड ग्रोथ, डज नॉट शोज अपाइकल और अ ग्रोइंग पॉइंट। ऑब्वियसली लीफ के अंदर अगर
अपाइकल बर्ड होगा तो फिर तो हो गया। अगर आप ही सोचो अगर लीफ है और लीफ के अंदर अगर अपाइकल बर्ड होता, अपाइकल बर्ड यहाँ होता है अपेक्स पे, अगर लीफ के बाद भी अपाइकल बर्ड होता तो फिर तो लीफ ग्रो करती जाती बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना, लीफ की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है ना। एक्सेप्शन सब में है वो ठीक है, कोई कोई लीफ बहुत बड़ी होती है वो बात अलग है, बट नॉर्मली मैं नॉर्मल इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो लीफ के पास अपाइकल बर्ड नहीं होता है, अगर अपाइकल बर्ड होता तो फिर तो लीफ ग्रो करती जाती जिंदगी में, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद टिपिकल स्ट्रक्चर आपको पता ही है, लीफ के अंदर 3 हिस्से थे, मैंने आपको बताया था, लीफ बेस है, फिर पिटियोल है और फिर लीफ ब्लेड है और लीफ लैमिना है ना। लीफ बेस भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप के, और लीफ बेस का दूसरा नाम भी बताया था हाइपोपोडियम। पिटियोल का दूसरा नाम था मीजोपोडियम। हाँ, लीफ बेस का दूसरा नाम है हाइपोपोडियम, पिटियोल का दूसरा नाम है मीसोपोडियम, लीफ लैमिना का दूसरा नाम है एपिपोडियम। सब बताया था मैंने आपको, वही सब चीजें। लीफ बेस मैं वापस सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, लीफ बेस 2 टाइप के थे, शीथिंग लीफ बेस एंड पल्विनस लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस कैसे था, जिसका लीफ बेस एकदम से एक्सपैंड हो जाता है और पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, मोनोकोटिलिडन्स के अंदर होता है। पल्विनस लीफ बेस का मतलब होता है जो लीफ बेस होता है वो स्वेल हो जाता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। किस में होता है, लेग्यूम्स में होता है ना, या डाइकॉट भी बोल सकते हो कुछ हद तक, वही सब लिखा होगा आप देख सकते हो। देखो पल्विनस स्वलन, शीथिंग, और शीथिंग का दूसरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लिंग्यूलेट। कुछ जितना वो बोलो ना, इस बुक वाले ने यही किया है, जितना मिलता है सब लिख देने का, इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है, प्रिसाइजली तो लिखना चाहिए। इनको क्या है ना, ये जो भी इसका ऑथर है उसको जो मिला सब लिख दिया उसने ऐसे थोड़ी होता है, पीएचडी थोड़ी करनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, लीफ के बेस पर 2 छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। देखो लिखा है ना। अगर लीफ में स्टिप्यूल होगा तो उसको स्टिप्यूलेटेड बोलते हैं, नहीं होता है तो उसको एक्स स्टिप्यूलेटेड बोलते हैं। ये भी मैंने बताया था, ये सब चीजें बताई है ना। फिर पिटियोल की बात करते हैं तो पिटियोल ये रहा, है ना, ये पिटियोल है, तो मीजोपोडियम भी बोलते हैं। पिटियोल क्यों होता है, ताकि लीफ जो है वो रेस कर सके, लीफ जो है वो रेस कर सके, है ना। जैसे आप अपना है, अगर किसी इंसान के पास हाथ ही नहीं है तो वो अपना हाथ रेस कर सकता है या नहीं कर सकता ना, वैसे ही लीफ के पास भी अगर एपिटियोल होगा तो वो अपने आप की जो उसका लीफ लैमिना है वो रेस कर पाएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलेगी, या अगर उसके पास बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है तो वो अपने लीफ को फ्लटर कर सकता है। तो ये सब उसके काम होते हैं, है ना। जिसके पास पिटियोल होता है उसको बोलते हैं पिटियोलेटेड लीफ, जिसके पास नहीं होता उसको नॉन पिटियोलेटेड भी बोलते हैं और सेसाइल भी बोलते हैं। सेसाइल लीफ, देखो लिखा है सेसाइल लीफ, ठीक है। देखो वही लिखा है, द पिटियोल हेल्प्स लैमिना टू गेट एक्सपोज टू द लाइट एंड आल्सो हेल्प्स इन द कंडक्शन। कंडक्शन तो करेगा ही ना, जो नीचे से जो भी पानी आएगा वो लीफ में कैसे जाएगा, इसके थ्रू ही एंटर करेगा अंदर की तरफ, इसके थ्रू ही एंटर करेगा, तो कंडक्शन में भी हेल्प करेगा। ये सब चीजें अभी इतनी ज्यादा हेडेक नहीं होने वाली एक्चुअली। इस बुक में सबसे ज्यादा हेडेक कुछ दिया है तो वो रूट और स्टेम है, ज्यादा ही खींच लिया है। लैमिना को क्या बोलते हैं हम, एपिपोडियम ना। कैसा होता है, लार्ज, ये देखो ये ग्रीनिश होता है, क्यों, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। काम क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। इसकी मार्जिन अलग अलग हो सकती है, इसके अंदर एक बड़ी सी वेन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, मिडरिप बोलते हैं। फिर छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं ना, देखो लिखा है इन्होंने ब्लैक में वेन, एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था वेन को क्या लिखते हैं, मिडरिप, और छोटे छोटे जो होते हैं दैट इज नोन एज वेनलेट्स, है ना। तो वही सब यहाँ लिखा होगा, देखो आप, फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज, है ना। जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी लीफ के थ्रू ही होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। यहाँ पर 2 वर्ड अच्छे खासे यूज किए जो नहीं दिए उसमें, लीफ इज आइदर डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबायलैटरल। डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबायलैटरल का मतलब पढ़ा किसी ने, सो तो नहीं गए इतना सारा सुन सुन के, जाग रहे हो। किसी ने सुना आइसोबायलैटरल एंड आइसोबायलैटरल और डॉर्सीवेंट्रल लीफ, पता है किसी को।
एनीवन? किसी ने कभी सुना है डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसो बायलैटरल लीफ? डॉर्सी वेंट्रल, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, डॉर्सी वेंट्रल और आइसो बायलैटरल वर्ड सुना है कभी? कोई बात नहीं। देखो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, नाम ही उसका डॉर्सी वेंट्रल है, इसका मतलब है डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग है। ऐसी लीफ को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। इनफैक्ट आपने कभी लीफ देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसका जो डॉर्सल सरफेस होता है ना, डॉर्सल सरफेस वो जो लीफ का सन से एक्सपोज्ड है वो बहुत डार्क ग्रीन होता है। अगर आप लीफ को नीचे से देखोगे दैट इज वेंट्रल पोर्शन, वो देखो लाइट ग्रीन होता है। देखा है कि सबने देखा होगा, इतना तो पता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि उसका टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है, ऊपर वाला सरफेस ग्रीन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सनलाइट वहां गिर रही है और वहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके, और जहां क्लोरोफिल ज्यादा होगा वो डार्क ग्रीन होगा। ऐसी लीफ जो ऊपर से अलग है, यानी वेंट्रली अलग है डॉर्सली अलग है, ऐसी लीफ को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दैट इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एक ऐसी लीफ जो दोनों सरफेस से सेम दिख रही है, अब आपने ऐसी लीफ नहीं भी देखी हो, मैंने भी नहीं देखी है, बट ऐसी लीफ जरूरी थोड़ी कि हमने जो देखा है वही इसके अंदर, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर, है ना? तो एक ऐसी लीफ, ऐसी लीफ जो दोनों तरफ से सेम है। मैंने आपको हमेशा सिखाया आइसो का मतलब क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब हमेशा सेम होता है। तो आइसो बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, एक ऐसी लीफ जो दोनों तरफ से एकदम सेम दिखती है, दैट इज नोन एज आइसो बाइलेटरल लीफ, दैट इज नोन एज आइसो बाइलेटरल लीफ। तो अगर डॉर्सली और वेंट्रली अलग अलग है दैट इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दोनों तरफ से सेम है दैट इज नोन एज आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है, और ध्यान रखना डॉर्सी वेंट्रल लीफ हमेशा डाइकॉट की प्रॉपर्टी है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि प्लांट डाइकोट है कि मोनोकॉट है। वो भी एक्सेप्शन हो सकता है बट मोस्टली ऐसा होता है। अभी आप कोई भी ट्री आपके पास आप कहीं हो और वहां पे आजू बाजू, आपके आजू बाजू कोई प्लांट है, हालांकि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता इस सब चीजों में, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, समझो वहां से कोई पत्ता गिरा और आपको मैं पूछा कि ये जो लीफ, इसको देख के कि इसका जो प्लांट होगा वो डाइकोट है या मोनोकॉट है, तो ऑब्वियसली आप लीफ को देख के भी बता सकते हो। देख आप चेक कर सकते हो कि ये क्या है, ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ है कि आइसोबाइलेटरल लीफ है। अगर डॉर्सीवेंट्रल लीफ तो आप बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है कि उसका प्लांट डाइकॉट हो, लिखा भी है डॉर्सीवेंट्रल लीफ इज अ कॉमन इन डाइकॉट्स एंड आइसोबाइलेटरल इन मोनोकॉट। प्लीज अगेन ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एनसीईआरटी में लिख लेना। क्लियर? इतना समझा? आई थिंक बहुत ज्यादा थक गए, केमिस्ट्री वाले तो भाग गए, बेचारे बायो वालों की बैंड बज गई। तो लेक्चर आप में से ऐसा कोई है जिसने मैथ्स भी ले रखा है? मैथ्स भी लिया फिर तो चारों अटेंड करने पड़ते होंगे। ये तो चार चार अटेंड करने पड़ते हैं, फिर तो पीसीएम भी हो गया। ओके, कुछ कर नहीं सकते फिर। वही तो बोल रहा है 2 साल में साइंस और कॉमर्स में यही तो डिफरेंस है। कॉमर्स, मैं तो कॉमर्स वालों की भी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बट ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। कॉमर्स जो लेते हैं ना वो लोग लिटरली ये 2 साल बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, लिटरली, लिटरली। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोग से इंटरेक्ट कर रहा ताकि आप लोग को बोर नहीं हो, वरना क्या बोरिंग हो जाएगा। तो वही बता रहा हूँ कि कॉमर्स फील्ड जो लोग लेते हैं लिटरली उन लोग के लिए ये 2 साल काफी एंजॉय, आराम से लोग एंजॉय कर सकते हैं, बट साइंस वालों का ऐसा नहीं है बेचारों के साथ। इसीलिए डिफरेंस भी तो है, यही तो इसलिए ये दोनों फील्ड के बीच में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जो कॉमर्स फील्ड से और एक साइंस फील्ड से, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा साइंस वाला ही ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है, ये तो है, ये फैक्ट है। ऑब्वियसली हम इतना सारा टॉर्चर क्यों झेल रहे हैं, ये सब पढ़ने का पीछे रीजन क्या है? सबका काम यही है, पैसा अर्न करना। मेन ज्यादातर लोगों का यही, ऑब्वियसली सबका यही होता है मेन एम, तो हम पैसा अर्न कर सके ताकि हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी, हमारी लाइफ में आगे अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी रहे, स्टेटस अच्छा रहा। इसीलिए तो इतना सब झंझट झेलना पड़ रहा है, कौन इंटरेस्टेड होगा ये सब पढ़ने में? वही मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 साल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 2 साल जो लोग सेक्रीफाइस कर लेते हैं ना उनका बहुत अच्छा आगे लाइफ है।
जो लोग इन 2 साल में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन लोग की बैंड बज जाती है। ये भी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इतने सालों में मैंने जितना पढ़ाया है, मैं उसका आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, काफ़ी है, बिकॉज आई थिंक आप लोग भी बोर हो गए होंगे, कंटिन्यूस इतना बड़ा चैप्टर है। बस मुझे देखने दे दो कितना बचा है अभी। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में थोड़ा बड़ा लेक्चर लेके इसको पूरा खत्म ही कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। हाँ नहीं हुए, बट तो भी काफ़ी हो गया। आई थिंक सैचुरेशन होता है एक एक पॉइंट पे, कि मैं कितना भी पढ़ा दूंगा आप लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा। सैचुरेशन नाम की चीज़ होती है ना। अगला चैप्टर कौन सा ले सकते हैं? अगला हम एनिमल से कोई चैप्टर लेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन तो हमारा हो गया, वही डाइजेस्टिव सिस्टम इज ह्यूमन न्यूट्रिशन ओनली। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, किसी ने रेस्पिरेशन पढ़ाया आप लोगों को? रेस्पिरेशन चैप्टर हुआ है? हाँ, तो वो पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम एनिमल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक प्लांट एक एनिमल, एक प्लांट एक एनिमल, तो हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। इंटरेस्टिंग है, अगेन आपको अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पता चलेगी कैसे होता है, सब कुछ लंग्स से रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा। वो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा बहुत। प्लीज़ इतना बड़ा चैप्टर अगर हमने पढ़ा है इतनी मेहनत करके, तो प्लीज़ उसको पढ़ना भी, जितना मैंने बताया। एनसीईआरटी जो लोग नीट देने वाले हैं, तो एटलीस्ट उन लोगों को तो पढ़ना चाहिए अच्छे से, बहुत ज़्यादा पूरा अपना फोकस लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए। जिनका ड्रीम नीट है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, चलो अगले क्लास में मिलते हैं। बाय। ओके, बाय बाय।